वर्किंग कैपिटल में हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे या क्या पढ़ेंगे जी? वर्किंग कैपिटल में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, और लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मेरा मतलब है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की प्राइम इंटेंशन क्या है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की प्राइम इंटेंशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो फोकस है वो तीन तरह के डिसीजंस पर होता है। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहती है कि वो अपने अवेलेबल फंड्स को इतना इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज करे कि जिसके ऊपर उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और वो कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैन बूस्ट प्रॉफिट। अब पहले तो आप ये समझ लें कि ये वर्किंग कैपिटल है क्या। आम तौर पे हम वर्किंग कैपिटल को कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट which is needed to invest to meet day to day expenses। या आप वर्किंग कैपिटल को ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। या हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आएगा, रिसीवेबल्स आएगा, और करंट एसेट्स में आमतौर पे इन्वेंट्री होती है। इसके अलावा करंट एसेट्स में कैश भी होता है या कैश बैंक हो सकता है, हमारी प्री पेमेंट्स होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो तो वो आती हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मोस्ट कॉमन करंट एसेट्स हैं, एक रिसीवेबल्स है और दूसरा इन्वेंट्री है। और करंट लाइबिलिटीज जो है उसमें क्या क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज में एक पेबल्स होगा और एक करंट लाइबिलिटीज में मोस्ट कॉमन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। पेबल्स में ट्रेड पेबल्स भी आते हैं, और पेबल्स के अलावा इसमें हमारे अगर कोई अक्रूवल्स हैं तो वो भी आ जाते हैं, या कोई यूटिलिटीज की पेमेंट करनी है, कोई बिल पे करना है, तो वो सब भी इसी में आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल कैन कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड कॉस्ट मनी टू फाइनेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा टाइड अप हो गया है। अब किस चीज में टाइड अप होगा, टाइड अप दो चीजों में होगा, एक रिसीवेबल्स में और एक इन्वेंट्री में। अब हमें ये बात समझ आ गई कि वर्किंग कैपिटल मेनली क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है। और करंट एसेट्स में भी ये दो वो करंट एसेट्स हैं जिनमें हमारी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स होती है, और लाइबिलिटीज में ये दो लाइबिलिटीज हैं जो कि हमें करंट एसेट्स को या रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री को फाइनेंस करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई अपना कैश है तो हम वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में। अब जब हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। लेकिन प्रॉफिट किस सूरत में बढ़ेगा, जब हम अपने रिसीवेबल से टाइमली पैसे रिकवर करेंगे, अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट करेंगे, या अपने रिसीवेबल से टाइमली पैसे रिकवर करके अपने सप्लायर से कोई बल्क डिस्काउंट लेंगे, या हम अपने रिसीवेबल से पैसे रिकवर करके अपने सप्लायर से कोई अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ले लेते हैं, तब तो हमारा प्रॉफिट बूस्ट करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारी क्रेडिट सेल्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, हमने इन्वेंट्री इतनी ज्यादा खरीद ली है कि अब हमारा वर्किंग कैपिटल टाइड अप हो गया है। और टाइड अप होने का मतलब क्या हुआ कि हम इस काबिल नहीं रहे हैं कि अपने रिसीवेबल से या अपने कस्टमर से टाइमली पैसे रिसीव करें। हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका हुआ है, या वो टाइमली पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा। तो इस सूरत में हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करें जब हमारा कैश ही रिकवर नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, इट कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। हमारे पास इससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगे।
जब कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, लिक्विडिटी मींस कैश, जब कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे तो कंपनी बैंक के पास जाएगी, बैंक से कर्जा लेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में कर्जा लेगी, या कंपनी बैंक से जो है वो लॉन्ग टर्म लोन की कॉन्टेक्स्ट में कर्जा लेगी, और उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट की कॉस्ट बेसिकली कंपनी को क्या कर रही होगी, वो इफेक्ट करेगी या वो सिग्निफिकेंटली हर्ट करेगी। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और वर्किंग कैपिटल की वजह से हमारे जो है वो कर्जे बढ़ते हैं, और उस वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए जो हम कर्जा लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाता होता है। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब बैलेंस्ड इज रिक्वायर्ड। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि अब फिर क्या करें, हम उधार पे चीजें बेचना छोड़ दें। अगर हम कहेंगे कि हम उधार पे चीजें नहीं बेचेंगे तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मार्केट में सरवाइव कर सकते? इसलिए मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हम अकेले नहीं हैं मार्केट में, जो कि किसी बिजनेस कर रहे हैं, या हम कोई अकेले नहीं हैं मार्केट में जो कि अपने कस्टमर्स को अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकें, और हम उसको कहें कि भाई आपके पास जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें कैश पेमेंट करो और हमसे चीज खरीद लो। जब आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और मार्केट के नॉर्म्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट के नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट में बाकी सब सप्लायर उधार पे बेच रहे हैं चीजें, तो आप भी उधार पर ही बेचेंगे। अगर बाकी सब सप्लायर मार्केट में एक महीने का क्रेडिट देते हैं तो आपको भी एक ही महीने का क्रेडिट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि भी मैं मार्केट से अलग कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लूंगा और मुझे आके कैश दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा अनटिल और अनलेस कि आप ये कहते हैं कि जी मैं मार्केट के मुकाबले में 10% 15% सस्ता बेच रहा हूँ। अगर 20% प्रॉफिट मार्जिन पे मार्केट काम करती है तो मैं 5% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा हूँ और आपको 15% डिस्काउंट देता हूँ, अब आके मुझे आप कैश कर दें। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम ये करेंगे या हम ये कह सकते हैं कि हम कैश बिजनेस करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमें एक मार्केट प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। अब जब हम मार्केट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और हम अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी सेल्स या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अननेसेसरी बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट ना दे दें। जब आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट मार्केट में दे देते हैं तो फिर उसको रिकवर करने में बाज़ मरतबा प्रॉब्लम होती है। जब हम उसको नहीं रिकवर कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, जब आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि हम एक रिस्क अवर्स अप्रोच के साथ चलेंगे, हम क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, हम अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या है कि फिर हमारे पास अननेसेसरी कैश होगा, या हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे और हम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे होंगे। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मार्केट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए क्रेडिट टाइम पीरियड भी कस्टमर्स को दें, उधार पर चीज़ भी बेचें, अपने पास एक रीजनेबल इन्वेंट्री भी मेंटेन करें, अपने सप्लायर्स को टाइमली पैसे भी देते रहें, अपने बैंक अकाउंट में कैश मेंटेन करें अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और ग्रेजुअली अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते रहें। इससे ना तो कभी भी आपके पास अननेसेसरी कैश आ जाएगा कि आपके पास अननेसेसरी कैश है और इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी लूज हो रही है, और ना ही आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि आप कैश आउट हो गए और आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि आप अपने लिए अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी मीट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड अप्रोच। और सक्सेसफुल बिजनेसेस बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही चलते हैं, इसलिए वो कभी भी एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग नहीं करते।
वो कभी भी एक बहुत हाईली रिस्की डिसीजन मेकिंग नहीं करते। वो हमेशा एक नॉर्मल अप्रोच के साथ, रेगुलर अप्रोच के साथ चलते हैं और एक नॉर्मल रिस्क लेते हैं। और जितना रिस्क एपेटाइट उनका होता है, और वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन एक, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अब वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस के लिए आप ये याद रखें कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रिसीवेबल्स 1 लाख के हैं तो ये करंट एसेट्स की कैटेगरी में जाएंगे। ओवरड्राफ्ट जाएगा करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में। वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा करंट एसेट्स की कैटेगरी में क्योंकि ये इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल जाएगा करंट एसेट्स में। टैक्स ड्यू इन 9 मंथ्स जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। और कैश ऑन 3 मंथ्स डिपॉजिट ये जाएगा करंट एसेट्स में, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर की ट्रांजेक्शन्स हैं। और सप्लायर की पेमेंट जाएगी करंट लाइबिलिटीज में। अब उसने कहा है कि जी इसमें से आंसर बता दें कि क्या होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स है 1 लाख, प्लस हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है 24,000, प्लस हमारा रॉ मटेरियल है 30,000, प्लस हमारे पास कैश है 2,50,000 का। तो अगर हम इन सब फिगर्स को ऐड कर लें तो हमारे पास 404,000 के करंट एसेट्स आ जाते हैं। अब हम इसमें से माइनस कर दें करंट लाइबिलिटीज 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने माइनस कर दिया इसमें से 1,10,000 की टैक्स पेमेंट। और हमने माइनस कर दिए सप्लायर के 1,20,000। तो जब हम 4,04,000 में से ये तीन खर्चे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,24,000। इसका मतलब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, वो बी ऑप्शन है 1,24,000 का। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बी ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब जो चीज इसमें मिसिंग है, मिसिंग चीज क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये ऐड नहीं हुआ हुआ कैश, तो हम यहाँ पे कैश ऐड कर लेंगे। और जो दूसरी मिसिंग चीज है वो हमारे पास क्या है कि हम अपनी जो सप्लायर की पेमेंट है वो ऐड कर लेंगे। कैश में उसने हमें कहा था कि 2,50,000 है आपके पास, जिसके बाद ये 4,04,000 का टोटल हो गया। और सप्लायर पेमेंट 1,20,000 मिसिंग है, जिसको माइनस करने के बाद 1,24,000 आ गया। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं अपनी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आता है जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल इज एसेंशियल। अब सफिशिएंट की क्या डेफिनेशन है? सफिशिएंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। सफिशिएंट की डेफिनेशन वैसे तो ये होनी चाहिए या ये होती है कि करंट एसेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन द करंट लाइबिलिटीज। या हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स मस्ट बी ऑफर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन विद द करंट लाइबिलिटीज। कि अगर $1 की करंट लाइबिलिटीज है तो $2 के वो करंट एसेट्स हों। सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल बेसिकली डिसाइड करता है साइज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस साइज क्या है। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो शायद उसके लिए $10,000 भी सफिशिएंट हो, किसी बड़े बिजनेस के लिए 1 लाख सफिशिएंट हो, किसी थोड़े और बड़े बिजनेस के लिए 1 मिलियन सफिशिएंट हो, और किसी और बड़े बिजनेस के लिए $100 मिलियन सफिशिएंट हो। तो सफिशिएंट बिजनेस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस साइज के अलावा नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है। ये डिफाइन करता है सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल को। इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस, कि आपको इतना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है कि आपके बिजनेस के सर्वाइवल के किसी किस्म के इश्यूज ना आए, और बिजनेस जो है वो इजीली सर्वाइव करता रहे। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए कैश की अवेलेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन
और या कैश इनफ्लोज का रेगुलरली होना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस का सर्वाइवल कैश के सर पे मुमकिन है, क्योंकि हमें डे टू डे एक्सपेंसेस अपने कैश की फॉर्म में पे करने हैं। बट टू मच इज वेस्टफुल एंड अनप्रॉफिटेबल, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा अपने पास वर्किंग कैपिटल जमा कर लिया है, या बहुत ही ज्यादा कैश जमा कर लिया है, बहुत ही ज्यादा कैश इनफ्लो आ गया है, अब उस कैश का आप कर क्या रहे हैं? उस कैश का आप कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप उस कैश का कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो कैश वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनप्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहा है, और आप उससे प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली प्रॉफिट नहीं कमा रहे। Proper level of working capital should therefore be a matter of management policy and control. अब ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि प्रॉपर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए, ना ही वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इतनी एक्सेसिव हो जाए कि हमें कल को कैश आउट फेस करना पड़े, लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करना पड़े, और ना ही वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो अननेसेसरी लेसर हो, कि हम प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी लूज कर रहे हो। तो हमें क्या करना है? हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है कि हमारे पास इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए कि हमारा बिजनेस भी स्मूथली रन होता रहे, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट होते रहें, हम सप्लायर्स को उनकी पेमेंट भी टाइमली करते रहें, हम प्रॉफिट भी कमाते रहें, और हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी हो, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स भी ना हो। Generally, the finance director or company treasurer will be responsible for a suitable for establishing a suitable policy. अब suitable policy में वो ये डिसाइड करेगा कि उसने अपने क्रेडिट कस्टमर को कितना टाइम पीरियड देना है। 15 दिन का टाइम देना है, 1 महीने का टाइम देना है, 2 महीने का टाइम देना है, 3 महीने का टाइम देना है, और उसने अपने सप्लायर से कितना टाइम निगोशिएट करना है। क्या 1 हफ्ते बाद सप्लायर की पेमेंट हो सकती है, 1 महीने के बाद हो सकती है, और प्लस ये कि बैंक के साथ निगोशिएट करना है कि बैंक हमें हमसे क्या बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब भी कभी हमें कैश शॉर्टेज की केस में बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज करना पड़ेगा। तो एक ऐसी पॉलिसी डिवाइन करनी है या डिजाइन करनी है जिससे कंपनी को फायदा हो, और अल्टीमेटली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ रही हो, ग्रोथ आ रही हो उसमें। इसके बाद आता है कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का सिंपल मतलब ये होता है कि मैंने कब अपने रिसीवेबल से पैसे रिसीव किए, उसके बाद कब मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट की, सप्लायर से फिर मैंने नई इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को मैंने फिर से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उस फिनिश गुड को फिर मैंने उधार पे बेचा, और फिर कब मेरे सप्लायर वो मेरे कस्टमर ने मुझे मेरे पैसे वापस किए। इस पूरे साइकिल को कहते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कि कैश कितने महीने के बाद या कैश कितने अरसे के बाद आपके पास जो है वो जनरेट होता है। तो ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर हमारे पास हर 2 महीने में ये साइकिल कंप्लीट होता है तो साल के 12 महीने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल हमारे पास 6 टाइम्स कंप्लीट होता है। हर 1 महीने बाद होता है तो 12 मरतबा हो रहा है, हर 15 दिन बाद होता है तो 24 मरतबा हो रहा है। ये अगेन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पर या नेचर ऑफ इंडस्ट्री। भैया क्या पता साल में एक ही मरतबा हो रहा हो, या साल में सिर्फ 2 मरतबा होता हो। The cash operating cycle is the period between the point at which cash begins to spend on producing a product and the collection of cash from a customer. आप कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे और सप्लायर को जाके उसकी लाइबिलिटीज सेटल डाउन करेंगे। The cash operating cycle in a manufacturing business equals to average time that raw material remains in the inventory। हमारे पास रॉ मटेरियल की जो है वो कितने अरसे हमारे पास रहा है इन्वेंट्री में, लेस द पीरियड ऑफ क्रेडिट टेकन फ्रॉम द सप्लायर, हमने सप्लायर से कितना टाइम लिया था, प्लस द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड्स, उसके बाद हमें चीजें बनाने में कितना टाइम लगा,
प्लस द टाइम टेक द फिनिश गुड्स स्टे इन द इन्वेंट्री। अब फिनिश गुड्स हमारे पास बनने के बाद कितना अरसा इन्वेंट्री में या स्टोर रूम में रही, प्लस द टाइम टेकन बाय द कस्टमर्स टू पे फॉर द गुड, और रिसीवेबल्स ने कितना टाइम लिया। तो ऑल्टरनेटिवली सिंपली आप कह सकते हैं कि रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज। अब इस इन्वेंट्री डेज में मैंने तीनों तरह के डेज ही कवर कर दिए हैं, जिसमें रॉ मटेरियल डेज भी आ जाते हैं ये वाले, इसमें ये वाले डेज भी आ जाते हैं जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते होते हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल है। और उसमें ये भी आ जाएंगे जिसको फिनिश गुड्स कहते हैं। तो जब हम इन्वेंट्री डेज हमने कह दिया तो हम अलग अलग नहीं कर रहे, अब बात इन सबको कंबाइन कर दिया है। माइनस पेएबल डेज, पेएबल्स के पैसे वापस करने के बाद जो दिन आपके पास बच जाएंगे, उसे आप कहेंगे कि ये मेरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। कि मेरा कैश जनरेट होता है, सपोज करें मेरे रिसीवेबल से 50 दिन में, मेरे पास इन्वेंट्री रहती है 40 दिन, और मैं अपने सप्लायर्स को पे ऑफ कर देता हूँ 60 दिन के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डेज इज माई कैश ऑपरेटिंग साइकिल। और ये हर 30 दिन के बाद ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। ये आपके पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डायग्राम भी बनी हुई है जो मैंने आपको बताई। कि पहला काम आपने क्या किया कि रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद आपने रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में इशू कर दिया। फिर आपने क्या किया, सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल पेड, कि फिर आपने उसकी पेमेंट कर दी। या ये पेमेंट बाद में भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल फिनिश गुड्स पहले आ गई हो और सप्लायर को पेमेंट बाद में हुई हो। फिर इसके बाद चीज़ें तैयार हो गई हैं, इन्वेंट्री में चली गई हैं बिकने के लिए। फिर हमने फिनिश गुड्स को बेच दी। फिर हमारे पास से हमारे कस्टमर की पेमेंट आई। और फिर इसके बाद फिर से ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहा। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये साइकिल इसी तरह से चलता है कि मेरा कस्टमर मुझे पैसे देगा, मैं अपने सप्लायर को पैसे दूंगा, फिर उससे और इन्वेंट्री खरीदूंगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको बेचूंगा, बेचने के बाद फिर पैसे रिकवर होंगे, फिर सप्लायर को पेमेंट करूंगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल का। A manufacturing company buys raw material and stores them for 15 days in inventory। रॉ मटेरियल के डेज हैं जी 15 दिन। प्रोडक्ट देन टेक्स 2 days टू मेक, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस में 2 दिन लग जाते हैं। एंड फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टोर फॉर 20 days, बनने के बाद वो 20 दिन तक स्टोर में रहती है। ऑन एवरेज बिफोर सेल, कस्टमर पेज आफ्टर 50 days, कस्टमर से पैसे हमें 50 दिन बाद मिलते हैं। एंड सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 35 days, और हम सप्लायर को 35 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो कस्टमर डेज हैं वो 50 हैं। रिक्वायरमेंट है हमारी व्हाट इज द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। तो कस्टमर डेज हमारे 50 हैं, प्लस 15 दिन हमारे पास रॉ मटेरियल रहता है, प्लस 2 दिन वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और प्लस जो है वो 20 दिन तक हमारे पास फिनिश गुड्स में चीज बन के रहेगी। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो 50 + 15 65, +2 days 67, +20 days 87, माइनस वाट, माइनस सप्लायर के 35 दिन कर देते हैं। तो 87 - 35, 52 डेज जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। हर 52 दिन के बाद हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि साल में 360 डेज हैं और इसको डिवाइड कर दूं 52 डेज के साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि साल में ये साइकिल कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, ये 6.923 टाइम्स रिपीट हो रहा है। या आप इसको ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि साल में हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल 7 मरतबा रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मरतबा हमारे पास प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि जब भी हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है
तो दरअसल उस वक्त हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमने इस कैश ऑपरेटिंग साइकिल से कितना प्रॉफिट कमाया है। ये 52 डेज की वर्किंग हुई भी है जी। 15 प्लस 2 प्लस 20 माइनस 35, हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे कि ये 52 डेज हैं। ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। इसके बाद आती है जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैश ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ। द लॉन्गर द साइकिल द मोर फंडिंग मस्ट बी डेडिकेटेड टू फंडिंग वर्किंग कैपिटल। वैसे नॉर्मली बिजनेसेस में ये लॉन्गर कैश ऑपरेटिंग साइकिल अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि बिजनेसेस को ये हर्ट करता है। जितनी जल्दी कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी आपके पास कैश आएगा री इन्वेस्टमेंट के लिए, और जितनी जल्दी आपके पास कैश री इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, उतना आप प्रॉफिट जो है वो कमा सकेंगे या प्रॉफिट आपके बना सकते हैं। द फंडिंग मस्ट बी डेडिकेटेड टू फंडिंग वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जितना द मोर फंडिंग, जितना जल्दी होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल, उतना पैसा चाहिए। लेकिन बाज प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके केस में लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल चलेगा। लेकिन वहां पर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो उसको इफेक्ट नहीं करता, या लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल का नुकसान ये वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन रिकवर कर लेता होता है। अदरवाइज एक नॉर्मल बिजनेस में एक हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल या लॉन्गर साइकिल का मतलब है कि आप कम मुनाफा कमा रहे हैं, या आप मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रहे हैं। Cash is tied up in inventory, then the company has to wait until the goods are sold, क्योंकि आप तो अपना कैश भी सप्लायर से उधार लेके भी इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में। अब वो अगर बहुत देर तक पड़ी रहती है इन्वेंट्री या रिसीवेबल, बहुत देर से हमें हमारे पैसे वापस करते हैं, तो इसका हमें नुकसान क्या हो रहा है कि हम जो प्रॉफिट कमा सकते थे, हम वो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज लूज करते जा रहे हैं, और हमारा बिजनेस ग्रो करने के बजाय बेसिकली पीछे जाता जा रहा है। कैश का वीक होना या कैश का अननेसेसरी टाइड अप होना या लिक्विडिटी का वीक होना पहले तो हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना शुरू करता है। अगर हम टाइमली अपनी लिक्विडिटी नीड्स को पूरा ना कर सकें, हम अपने खर्चे टाइमली पे ना कर सकें, सप्लायर को टाइमली पेमेंट ना कर सकें, तो हमारा सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाता है अगर हमारे पास कैश ना हो या कैश अननेसेसरी टाइड अप हो इन्वेंट्री में। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा इशू अराइज होता है, वो फिर हमारी सक्सेस या ग्रोथ का इशू शुरू हो जाता है, कि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा, जब आपकी लिक्विडिटी ही वीक होगी, या आपकी रिकवरी ही बहुत वीक होगी कस्टमर से, तो आप री इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? और जब आप टाइमली री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा नहीं सकेंगे। तो सर्वाइवल और सक्सेस दोनों ही हमारी लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर बेस कर रही हैं। Then the company has to wait until the goods are sold. The burden is lessened because cash is not needed immediately to pay the supplier. आप अपने आप को लेस बर्डनाइज फील ही तब करते हैं जब आपको बहुत जल्दी ना हो अपने सप्लायर्स को सेटल डाउन करने की, या अपने बाकी अप्रूवल्स की पेमेंट करने की। तो कैश का कितना टाइड अप होना जरूरी है? कैश का बैलेंस टाइड अप होना जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे हम इन्वेस्टमेंट भी करते रहेंगे, प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे, और अपने डे टू डे खर्चे भी आराम से चला देंगे, या वो भी आराम से मीट करते रहेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एस्टिमेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ ऑफ अ सुपरमार्केट। द कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ सुपरमार्केट, सुपरमार्केट का कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहेगा? रिसीवेबल्स और कैश सेल्स। इसके बाद आता है आपके पास receivables collection period is equal to 0, inventory fresh food sold in a few days,
perhaps average inventory is 5 days. Suppliers paid about 40 after 40 days perhaps. ये उसने क्यों कहा है कि जी रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड इज जीरो, क्योंकि 100% कैश सेल्स हैं। आप आम तौर पे सुपरमार्केट में या ग्रोसरी स्टोर पे जब जाते हैं तो आप उधार पे चीजें खरीद के नहीं आते। और सुपरमार्केट में अगर आप बीइंग अ शॉपकीपर भी कुछ खरीदने के लिए गए हैं कि मैं किसी सुपरमार्केट से खरीद के ला के अपनी दुकान पे बेच दूं, तो भी आप उसको कैश पेमेंट करके आते हैं, आप उसके लिए एज अ कस्टमर जाते हैं, आप उसके पास एज बिजनेस नहीं जा रहे होते हैं। तो इसलिए कैश कलेक्शन पीरियड जीरो है। फ्रेश फूड जो है वो कुछ ही दिनों में बिक जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री डेज 5 दिन है और सप्लायर को हम पे करते हैं 40 डेज में। तो इसका मतलब जो हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो रिसीवेबल तो हो गए जीरो, हमारे इन्वेंट्री डेज हो गए 5, हमारे पेएबल डेज हो गए 40, तो -35 वर्किंग कैपिटल हो गया। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी किस्म के वर्किंग कैपिटल के बर्डन में नहीं है। बेसिकली हम दूसरे का पैसा, सप्लायर का पैसा यूज कर रहे हैं। लेकिन सुपरमार्केट में बेसिकली हम कोई बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं कर रहे होते, बहुत एवरेज से प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। इस वजह से हमें ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर हम इस छोटे एवरेज प्रॉफिट वाले या एवरेज से प्रॉफिट मार्जिन वाले कारोबार में अपना पैसा रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट कर देंगे या अननेसेसरी टाइम के लिए इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कमा सकेंगे। Cash operating cycle is therefore -35. Supermarket are in a very fortunate position because they do not need to devote capital to the working capital management. तो ये सुपरमार्केट बेसिकली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टोर रूम्स को किराए पे लेने पे, उसको रेनोवेट करवाने के ऊपर, अपने वर्कर्स हायर करने और उनकी ट्रेनिंग पर, अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के ऊपर, अपनी इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज के ऊपर, वो सब इन चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। और अपने लोकेशन का या अपने सुपर मार्केट की मार्केटिंग करके जो अपने सप्लायर से निगोशिएट करता है कि वो सप्लायर से सस्ती चीज़ खरीदे, आगे कस्टमर को कम पैसों में बेचे, कम प्रॉफिट मार्जिन रखे, लेकिन सप्लायर से वो चीज़ें उधार पे खरीदता है ताकि उसको आराम से अपने कस्टमर से कैश रिसीव हो जाए, जिससे वो अपने बाकी के खर्चे पूरे करता रहे और ग्रेजुअली वो सप्लायर्स की पेमेंट भी करता रहे और अपने लिए प्रॉफिट भी कमाता रहे। तो सुपर मार्केट के बिजनेस को आप किसी दूसरे रिटेल बिजनेस या किसी दूसरे बिजनेस के साथ क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। ये कोई अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचता है या नॉन ब्रांडेड बेचता है जो कि सारे दुकानें बेच रही हैं। इसलिए इन सब को क्या करना पड़ता है, इन सबको एक ऐसी टर्म्स अपने सप्लायर के साथ डील करनी पड़ती हैं जिसमें इनको भी प्रॉफिट हो जाए, सप्लायर का सामान भी बिक जाए और वो ये कैश रिकवर करके उस कैश से अपने खर्चे भी पूरे कर लें और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद सप्लायर को भी उसकी पेमेंट कर दें।